जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आज बड़ी दो चार यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं बल्कि मुझे कहना चाहिए। आज अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं वो जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनसे मिले हैं और उसके बाद यूएस एम्बेसी ने एक अपना उन्होंने एक डिक्लेरेशन के या प्रेस रिलीज़ के एलामिया जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो अगर यूएसए जो है वो पाकिस्तान के फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त जो अपनी क़यादत को इलेक्ट करेंगे तो उस पर अमेरिकन जो है ना उनके साथ काम करने को तैयार है। ये बड़ी मेरा ख्याल मेजर डेवलपमेंट ये थी। मीनवाइल हमने देखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनकी मीटिंग्स होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ये पार्टी के लोगों के साथ उनका इनपुट लिया जाएगा कि इलेक्शन जो है कब और कैसे कराया जाएगा। अभी तो जैसे पता है सबको कि मरदमशुमारी की वजह से 4 महीने तो वो नहीं हो रहे, 14 दिसंबर तक की वो डेट दी जा रही है। उसके बाद इलेक्शन का डिमार्केशन प्रोसेस है वो देखें कितने अरसे चलता, मतलब है उसको फाइनलाइज करके शेयर किया जाएगा। एतराज़ात आते हैं, पटिशन होती हैं, वो प्रोसेस है। या फिर इलेक्शन कमीशन सीधा 3 महीने की डेट देगा और मार्च तक वो इलेक्शन जो है ना वो कराने की उम्मीद जो है ना की जा सकती है। सो अब तक की तो ये बताया जा रहा है 6 महीने जो हैं वो आपके इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कम अज़ कम अभी दूर इलेक्शन होने के अभी चांसेस नहीं लगे, जिसकी वजह से आपको याद होगा तो मैंने 2-4 दफ़ा कहा भी था कि ठीक है कि आपने पाकिस्तान के इंटरनल ये जो मामलात थे उन पे ये यूरोपियन यूनियन या अमेरिकन इतने वरीड नहीं होंगे पोलिटिकल अनटिल वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, लीगल हैं। जैसे खान साहब को हटाया गया, खान साहब उनके हम इलाह कहते रहे, लेकिन प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेटिक था, लीगल था कि उनको एक तरीके अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया था। सो उस पर अमेरिकन या यूरोपियन यूनियन जो है या दीगर ममालिक इतना बड़ा दबाव नहीं डाल सकते थे पाकिस्तान पर, क्योंकि उनके नज़दीक ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि आपका वज़ीर अज़म अगर हाउस में मेजॉरिटी लूज़ कर जाए तो नया उसकी जगह बना दे। माजी में भी वो हमने देखा, गिलानी साहब बरतरफ हुए तो नए राजा परवेज़ अशरफ साहब, नवाज शरीफ गए तो उसकी जगह शाहिद खकान अब्बासी साहब आ गए, तो उसी लाइन में इमरान खान साहब गए तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आ गए। सो उसको उस कंटिन्यूएशन में एक डेमोक्रेटिक को समझा था। लेकिन अगेन मेरा उस वक्त भी कहना था कि ये तो आपको ये प्रिविलेज जो है इलेक्शन तक तो हासिल है, ये जनरल इलेक्शन तक, लेकिन इसके बाद आपको यही यूरोपियन या अमेरिकन जो हैं या दीगर दुनिया भर की तंजीमें जो है आप पे दबाव डालना शुरू कर देंगी कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे आप कोई उसकी रशियंस या सऊदीज़, नॉर्थ कोरिया या चाइनीज़ मॉडल को आप फॉलो नहीं कर रहे कि जिसके तहत आप कहें ठीक है जनाब के बगैर इलेक्शन के बगैर किसी प्रोसेस के हम अगले 2-4 साल 5-6 साल जो है ना हम निकाल लेते हैं। सो ये इट वॉज ऑब्वियस, इट वॉज कमिंग। मतलब मुझे इस पर कोई हैरानी नहीं है कि अब ऐसा ऐसा पाकिस्तान पे प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन एक चीज़ बड़ी हैरान कौन है जिसको देखा जा रहा है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन भी इसी तरीके से की जा रही है कि शायद अमेरिकन जो हैं उनको पता है कि इमरान खान साहब अगला इलेक्शन या उनकी पार्टी जो है ना वो जीत सकते हैं। और इस वक्त कहा जा रहा है कि खान साहब अगर ट्रांसपेरेंट फ्री इलेक्शन होते हैं, उनकी पार्टी को फ्री हैंड दिया जाता है और कहीं पे कोई उस मेडलिंग नहीं होती तो वो इसके नेक्स्ट वज़ीर आज़म हो सकते हैं। मतलब दैट्स ऑब्वियस। अगर ये बात गलत होती तो फिर ये नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब इलेक्शन से ना भागते। वो तो कहते अभी करेंगे 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएं, हम तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अगर यकीन होता कि हम जीत सकते हैं तो मरदमशुमारी वाले ये चक्कर में उन्होंने नहीं पड़ना था। सो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि उनके अपोनेंट्स भी जानते हैं कि खान साहब जो है ना अगर वो आते हैं वापस उससे जेल से निकलते हैं, उनको सारे केसेस ख़त्म हो जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो ही इज़ द मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट टू विन द इलेक्शंस। अमेरिकन को इस बात का पता है, साफ ज़रा वो चीज़ें आँख रखते हैं। पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है अमेरिकन के लिए, आज का नहीं है 47 का है। 47 से भी अगर आप देखें ना बात चीज़ों को, हमारे हिस्ट्री अब हमने पढ़ना शुरू किए मुताले पाकिस्तान से हटकर, तो कुछ समझ आना शुरू हो गई है कि ब्रिटेन जो जब था, ये ब्रिटेन जो था जब इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद तो इसकी बड़ी बुरी हालत इकनॉमिक, लंदन वाज बम्ड टू एशेज़, पूरे लंदन का बड़ा बुरा हाल था, पूरी वो अंपायर कोलैप्स कर रही थी, पैसे नहीं थे। $1 बिलियन का उन्होंने लोन मांगा, उन्होंने अमेरिकन से जो कभी कॉलोनी था इसका ब्रिटेन की ब्रिटिश अंपायर की कॉलोनी था, उन्होंने $1 बिलियन मांगा उनसे कि हमें अपनी इकॉनमी को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसको रिहेबिलिटेशन के लिए हमें इस पैसे चाहिए। तो अमेरिकन ने 2 उस वक्त कंडीशन रखी थी। उनमें एक कंडीशन थी अपना पाउंड जो है ना अगेंस्ट डॉलर इसको डिवैल्यू करो, जैसे हमें कहा जाता है अपने रुपीज़ को डॉलर के अगेंस्ट डिवैल्यू करो। उनको कहा गया था कि पाउंड की कीमत ज़्यादा, इसको कम करो ताकि आपकी ट्रेड बढ़े और आप अपने डेफिसिट पूरे करें, नंबर 1। दूसरी जो बड़ी चीज़ थी वो ये था कि आपने जो इस दुनिया के मुख्तलिफ ममालों पे आपकी कॉलोनीज़ बने हुए हैं, आपने उन पर कब्ज़े किए हुए हैं जिसमें हिंदुस्तान शामिल था, इसको डीकोलोनाइज़ करें। सो हिंदुस्तान को डीकोलोनाइज़ करने में, ये बहुत सारे हमारे लोगों को नहीं पता होगा, या इसको आज़ादी दिलवाने में अमेरिकन का बड़ा हाथ था। मे बी बिकॉज ऑफ द रशियंस के, रशियन एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट एक कैपिटलिस्टिक ब्लॉक बन गया था वहाँ पे हमारे ये बॉर्डर पे। सो उनको ये था, मतलब उस कोल्ड वार शुरू हो गई थी। सो अमेरिकन चाहते थे
कि आप हिंदुस्तान जो है ना इसको वो करें, इसको आज़ादी दें, आज़ाद करें, और जो बहुत सारा कहा जाता है शायद पाकिस्तान को इस्लामिक टच देकर इसको खड़ा करना, ये भी वहीं से एक तजवीज़ थी कि उसके अगेंस्ट कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट एक मुल्क के अगेंस्ट आप एक यहाँ पे आइडियोलॉजिकल कंट्री जो है ना एक उसको खड़ा करें। सो दैट्स ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डिबेट है। सो हैविंग सेड ऑल दिस, अमेरिकन को डे वन से पाकिस्तान में वो रही है दिलचस्पी रही है कि यहाँ पे हुकूमत किसकी होगी, कौन चलाएगा, ये किस ब्लॉक में रहेगा, और पाकिस्तान हमेशा से अमेरिकन ब्लॉक में रहा है, जो मेरा ख्याल है बड़ी हद तक ठीक फैसला था कि आपको एक डेमोक्रेटिक और एक ऐसे मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए था जहाँ पे जमहूरियत है, लोगों को राइट है बोलने का, जहाँ पे उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, यहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे जमहूरियत के साथ आते हैं। आपने जाके उन मुल्कों के साथ नहीं खड़े होना था जहाँ पे एरन कल्टन कहा जाता है, जहाँ पे आपको बोलने की आज़ादी नहीं थी, बात करने की आज़ादी नहीं थी, जहाँ पे और ह्यूमन राइट्स की आपको फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो जैसे हमने देखा कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है। सो इट वॉज अंडरस्टैंडेबल कि पाकिस्तान वहाँ पर खड़ा रहा, और अमेरिकन इस बात को हमेशा गार्ड किया। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान को जो है एक जो भी बड़ी चेंजेस होती हैं वो अमेरिकन की उसमें मंशा शामिल होती है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। अब सवाल ये कि कुछ अर्से पहले तक इमरान खान साहब और ये अमेरिकन की कितनी बड़ी एक वार लड़ी, पूरे मुल्क के तल्लुकात खराब। अभी की बात है, रिसेंटली कुछ ज़्यादा लास्ट ईयर की बात हम कर रहे हैं, मतलब मार्च की बात कर रहे हैं, जब वहाँ पे ये अमेरिकन सब एक डिप्लोमेट के बारे से हवाले साइफर है कि उनकी मुलाकात हुई असद मजीद साहब से, इसमें उन्होंने कहा है कि या पाकिस्तान इमरान खान को चुन ले या फिर हमारे साथ दोस्ती को चुन ले, इनको हटाया जाए, नहीं हटाएंगे तो हमारे तल्लुकात ख़राब होंगे। सो ऐसा क्या हुआ है एक डेढ़ सवा साल में कि वो इमरान खान साहब जो बाइडन जो हैं, जिनको फ़ोन करने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से खान साहब नाराज़ हो गए तो सारी लड़ाई लड़ी, उन्होंने साइफर की भी बनाई और भी तकरीरें की कि बाइडन ने उनको मोदी साहब को फ़ोन किया, मुझे क्यों नहीं किया, बड़ी कोशिश। मोदी मतलब बाइडन साहब बात करने को तैयार नहीं थे इमरान खान साहब के साथ, बिकॉज ही फेल्ड कि ही इज़ इन सपोर्टर ऑफ तालिबान और अफगानिस्तान, और अमेरिकन को हर वक्त शेम करते रहते हैं, एम्बेरस करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, और तालिबान को एक मुजाहिद और उनको वॉरियर ब्रेव हार्ट उनको बनाकर पेश करते हैं। तो ये अमेरिकन को ये बात पसंद नहीं थी। सो वहाँ तो बाइडन कॉल नहीं कर रहे थे। अब वो और वही एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई चेंज भी नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वही बाइडन साहब प्रेसिडेंट है, वही उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वही उनके सफारतकार हैं, सफ़ीर हैं। अचानक हमने देखा है कि नहीं, अमेरिकन की दिलचस्पी खान साहब में बढ़ गई है, खान साहब की भी दिलचस्पी उनमें बढ़ गई। खान साहब को मजीद नहीं लगा कि जनाब अमेरिकन ने मुझे हटाया था, मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, या मैं कोई अमेरिकन के खिलाफ बहुत बड़ा जिहाद कर रहा था, जंग लड़ा, तो अमेरिकन ने मैं पाकिस्तान को चांद पर लेकर जा रहा था, जैसे मोदी साहब इंडिया के उनको लेकर गए हैं, और वहाँ से उससे पहले उन्होंने जनाब मुझे हटा दिया कि पाकिस्तान को सुपर पावर ना बन जाए, इसलिए जनाब बाइडन साहब और बाकियों ने मुझे हटा दिया, मैं तो पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ पे कहाँ ले जाओ, और साथ में बाजवा साहब ने कंपनी ने मेरे खिलाफ साजिश, ये बयान था। अब हुआ ये कि खान साहब का बयान अभी ख़त्म, अमेरिकन से भी ख़त्म, बल्कि वो अमेरिकन सफ़ीर जो है उनके घर गए, उनके ये फवाद चौधरी साहब, वो भी खुफिया मुलाकातें करते रहे, अमेरिकन से मिलते रहे। सो उन्होंने भी अमेरिकन फिर आए उनकी इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब ने बयान बदल दिया। उन्होंने कहा नेशनल साइफर का तो मसला नहीं था, मुझे तो हटाया नहीं, अमेरिकन तो हटाया नहीं है, मुझे तो इन्होंने हटाया, यहाँ से जनरल बाजवा साहब और कंपनी ने हटाया मुझे। सो टोटल वो चेंज हुई, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हुई, खान साहब भी चेंज हुए। अब सबसे ज़्यादा इस वक्त जब से इमरान खान साहब की पार्टी पे क्रैकडाउन शुरू हुए, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर पूरी दुनिया में देखें तो आपको अमेरिकन से आ रही। ज़रूरी है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हो या उनके वो हों, लेकिन आप ये देखें कि अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उनके सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके दीगर उनके वो आपने देखा होगा ये ज़ालिम खलीलज़ाद जो हैं, उनके स्टेटमेंट देखें, और बहुत सारे लोग जो हैं, अचानक आपको फील हुआ है कि जनाब अमेरिका की तरफ से इस इमरान खान साहब के लिए बहुत सारी सपोर्ट आना शुरू हो गई। जॉन बोल्टन जो फॉर्मर NSA थे उनके ट्रंप साहब के, उन्होंने वैसे अमेरिका को इंटरव्यू दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। खैर उसमें तो उन्होंने खुलकर बातें की हैं, जहाँ से कुछ आपको कड़ियाँ मिलाने में ज़रा थोड़ी सी आसानी मिलती है कि अमेरिकन और इमरान खान साहब क्यों करीब आ रहे हैं, अमेरिकन की क्यों ज़रूरत पड़ेगी इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को ज़रूरत है कि उन्हें पता चल गया खान साहब को, जब तक अमेरिकन से उनको सबक सिखाना था कि भाईजान, वो कहते हैं ना, ऊँट जब तक सहरा में रहे तो उसको लगता है कि मेरे से ज़्यादा ऊंची चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। जब वही ऊँट पहाड़ों के नीचे आता है तो फिर उसको पता चलता है नहीं, मुझसे भी बड़ी बड़ी बलाएँ और कदावर चीज़ें पैदा की जाती हैं, फिर बंदा ज़रा अपने औकात में आ जाता है। लगता है ये कि खान साहब को उन्होंने झटका कराया है कि भाईजान, अब तक आप सराह में फिर रहे थे, आप ज़रा माउंटेनियस एरियाज़ में हैं, तो आपसे भी बड़ी बड़ी या बलाएँ इस दुनिया में पाई जाती हैं। सो अब खान साहब को समझ आ गया कि भाई साहब मैंने अननेसेसरी पंगा ले लिया था और अपने आप को एक हीरो और अपने आप को एक इस्लामिक उम्मा का या ये पाकिस्तान का लीडर बनाने की कोशिश की थी, तो चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होती। सो उन्होंने भी बहुत सारे धक्के धचके मुसीबतें भुगतने के बाद उन्हें भी समझ आ गया, सो ही इज़ गॉन क्लोज टू द अमेरिकन। उन्हें पता है मैंने वापस आना है पावर में पाकिस्तान में, तो मुझे बाकी मुल्क छोड़ा है, मुझे सिर्फ अमेरिकन की सपोर्ट चाहिए। इसलिए आप देखें पूरी
दुनिया में और कहीं से ज़्यादा उस तरह की ये सपोर्ट नहीं आ रही जो अमेरिकन से आ रही है। सो उनको इमरान खान साहब को ज़रूरत है इस वक्त कि अमेरिकन उनकी जान छुड़वाएं, उनकी पार्टी की जान छुड़ाएं और उनको वापस पावर में लेकर, ये उनका एजेंडा है जो अंडरस्टैंडेबल है। अब उन्हें खान साहब को पता चला कि नहीं जनाब, ये नारे शारे कुछ नहीं होते, इंटरेस्ट ही होते हैं। इंटरेस्ट ये होता है कि पाकिस्तान में आपने वज़ीर आज़म बनना है थ्रू थिक एंड थिन, जैसे भी बनना है। अब वही सवाल जो मैं पहले कह रहा था, बाइडन साहब को या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों ज़रूरत पड़ गई इमरान खान साहब की? क्या हुआ? वो तो फ़ोन नहीं करते थे। जॉन बोल्टन का भी इंटरव्यू देखे ना, तो वो बड़ा अहम है। बेसिकली ये खान साहब के दौर में अगर आपने देखो, हमारे सारी दुनिया से तल्लुकात ख़राब थे। ये वो ममालिक हैं जो अगर जिनके जो बाइडन से भी अच्छे तल्लुकात नहीं थे, इफ़ यू रिमेंबर। उसमें सऊदी MBS हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्रॉब्लम हुआ था, जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे। जब जमाल खशोगी का वहाँ पे हुआ था तुर्की में, सब उनको किया गया, मारा गया, तो उस पर उनका स्टैंड था जिस पे MBS साहब ज़रा खुश नहीं थे। फिर चाइना के साथ जो बाइडन या अमेरिकन का पता है, पुरानी जंगें चली आ रही। सो इमरान खान साहब के दौर में ये देखा गया कि पाकिस्तान के उन अलाइज के साथ जिनके चाइना के अगेन जो अमेरिकन के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं थे, उनके खान साहब के दौर में उनसे हमारे भी तल्लुकात ख़राब हुए। चाइना जैसे वो सिपैक का कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो सिपैक को तो बंद कर दिया गया था। 4 साल इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही थी, जिससे इकनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब्स, नौकरियाँ वगैरह चीज़ें जो पाकिस्तान को सपोर्ट आती थी वो ख़त्म हुई, जिससे बहुत बड़ा उस पर एतराज़ भी आया। फिर हमने देखा सऊदीज़, उनके साथ हमारे तल्लुकात खान साहब के दौर में ख़राब। ये 2 मेजर बता रहा हूँ। अगरचे खान साहब के दौर में सबसे तल्लुकात ख़राब थे, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिकन हों, इसके बाद आपका मतलब इंडियंस हों, उसको UK हो, मतलब दुनिया के 160-70 मुल्कों से तल्लुकात ओवरऑल हमारे ठीक नहीं थे, ब्लॉक से अगर देख लें। सो अब वो चाहते हैं कि उनको ये लगा है कि जब से शहबाज शरीफ साहब और कंपनियाँ हैं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, इनके तल्लुकात बेहतर हों चाइना के साथ, दोबारा वो पाकिस्तान में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और चाइना ने बहुत सारे ये कर्जे रोल ओवर किए हैं। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे एक उसको रेल प्रोजेक्ट शुरू करने की बात हो रही है, उसमें ईरान भी आ सकता है, इंडिया से बातचीत की कोशिश हो रही है, उसमें बाकी पूरे खित्ते का जो ब्लॉक बन रहा है। जब से MBS ने अपने तल्लुकात ईरान के साथ, यमन, शाम, उसके बाद न तुर्की, कतर के साथ ठीक किए हैं, तो एक उसको चाइना के साथ साफ ज़ाहिर है पहले उनकी कोई डील, एनर्जी की डील्स हो रही हैं। सो उसके बाद अमेरिकन को लगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है अब वो न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि वो उसको सऊदीज़ में भी है, ईरान में भी है और दीगर ममालिक में जा रहा है। सो उनका इम्पैक्ट जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, तो उन्हें ये लगता है, अगर जॉन बोल्टन की आप पूरा इंटरव्यू सुने, कि अगर इस इम्पैक्ट को रोक सकता है तो वो इमरान खान साहब इसको रजिस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि वो चाइनीज़ और ये हो गया, कतर हो गए या UAE हो गया या सऊदीज़ हो गया, दीगर मुल्कों के साथ उनकी पहले भी माजी में एक टकराव की कफ़ियत रही है, जिससे वो मुल्क जो हैं खान साहब से खुश भी नहीं थे। और बल्कि बात तो ये भी आई थी कि कहा गया इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बने तो चाइनीज़ हों, उसके बाद आपके सऊदी जो सबसे बड़े बिग पार्टनर्स हैं हमारे, तो ये पाकिस्तान को जिन आगे एरियाज़ में सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। सो इसको शहबाज शरीफ के आने से हमने देखा कि सऊदी दोबारा इन्वॉल्व हुए हैं पाकिस्तान में, इसके बाद चाइनीज़ दोबारा इन्वॉल्व हुए हैं, बाकी दीगर मुल्क हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। सो अमेरिकन को ये फील होता है कि अगर हमने इस वक्त सारा मैदान खुला छोड़ दिया इन लोगों के लिए जो प्रो चाइनीज़ हैं या प्रो सऊदीज़ हैं, जिनकी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बनती, तो ये उनके इंटरेस्ट के लिए, मफाद के लिए ठीक ना। सो उनको अपने मफाद में लगता है कि हम दोबारा, खान साहब जो हैं, खान साहब ने अपने सबक सीख लिए, कुछ जो मुश्किल सबक सीखने थे, पता चल गया है कि ना मैंने हर एक आती जाती चीज़ को भी टक्कर नहीं मारनी, कुछ थोड़ा वेल लेफ्ट भी में करना है। उनको भी ज़रूरत है कि ये काम जो है हम अगर लेना है, हमने चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान में रोकना है और इसको आगे बढ़ते हुए कि वो पूरे खित्ते को, सिर्फ अब मसला पाकिस्तान का नहीं रहेगा, जैसे मैंने कहा ईरान भी है, सऊदीज़ भी हैं, उसके बाद चाइना भी है, रशियन, ये सारा ब्लॉक जो बन रहा था, इट वॉजंट गुड फॉर द अमेरिकन। और अमेरिकन को पूरा राइट है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो भी स्टेप्स हैं वो लेने चाहें। सवाल ये कि हमारा क्या इंटरेस्ट है। तो दैट्स अ वेरी की क्वेश्चन कि क्या मतलब हमारी जो एक अलाइनमेंट रही है अमेरिकन के साथ, तो क्या अमेरिकन उतना कुछ कंपनसेट कर सकते हैं हमें जितना सऊदीज़ करते हैं, चाइनीज़ करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम अफोर्ड कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ या सऊदी कैम्प में इतना चला जाए कि यहाँ पर जमहूरियत ये हो जाए, उसको बिल्डोज कर दिया जाए और उसके बाद ह्यूमन राइट्स ना रहें, सख्तियाँ हो जाएँ। वही कल्टन जो हमें नज़र आता था पहले रशिया में, नॉर्थ कोरिया में या चाइना में या उसमें सऊदीज़ में, उसी तरह की चीज़ें पाकिस्तान में कवानीन बनना शुरू हो जाए, लोगों के साथ सलूक होना शुरू हो जाए। अगरचे एक वो कहते ना कारमा बड़ी खौफनाक चीज़ है, खान साहब की तकरीरें उठा के देख लें, वो यही कहते थे कि मुझे पाकिस्तान में सऊदी अरब की, ये चाइना की, रशिया की ऐसी पावर चाहिए पाकिस्तान को चलाने के लिए। उनको तो नहीं मिली पावर्स, उन्हें पे इस्तेमाल ज़रूर होगी। बहरहाल ये एक थोड़ा सा वो है कि इस वक्त अमेरिकन जो हैं इसलिए भी इंटरेस्टेड हैं कि उन्होंने चाइना की एक एडवांसमेंट को रोकना है अगर पाकिस्तान में, खित्ते में, तो उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है।